हेलो डियर स्टूडेंट्स, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। अब मोल कंसेप्ट जो वर्ड है उसमें सबसे पहला टर्म हमारे पास क्या आ रहा है? मोल। तो हमारा मोल का क्या मतलब है कि जो मोल होता है वो हमारी एक ऐसा ही यूनिट है, ऐसा ही यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कि हमारे पास कुछ ऐसा यूनिट्स होती है 7। उन ऐसा यूनिट्स में मोल भी एक यूनिट है और वो हमारे पास किसकी यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अब जो मोल है उसकी यदि अपन डेफिनेशन बोलना चाहें तो डेफिनेशन मोल की क्या होती है? यहाँ पर मोल सिंपली एक काउंटिंग यूनिट होती है जिसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एंटिटीज़ होंगी, वो अपने को यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर वन मोल की डेफिनेशन जो होगी वो होगी वन मोल is that quantity which contains as many entities as there are atoms present in 12 gram of carbon 12 atom। दैट मीन्स 12 ग्राम कार्बन 12 अपन ले लें तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतनी नंबर ऑफ एंटिटीज़ होंगी किसमें? वन मोल किसी भी सब्सटेंस में। तो इसका जो रिजल्ट होगा कि इस डेफिनेशन के बेसिस पे अपन ने देखा तो हमारे पास 12 ग्राम और कार्बन 12 एटम यदि अपन ले लें तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। दैट मीन्स हमारे पास जो वन मोल एंटिटी हो जाएगा, कोई भी एंटिटी हो हमारे पास, उसका यदि अपन वन मोल ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ प्रेजेंट है। कि आप इस कंप्लीटली बिग नंबर को लिख सकते हैं या इसकी जगह वन मोल लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ें क्या होगी? सेम हो जाएंगी। अब हमारे पास ये काफ़ी बिग साइज नंबर है तो इसी नंबर को एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया जिसे अपन क्या कहते हैं? अवोगाड्रो नंबर, जिसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे एन ए से। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एंटिटी क्या क्या हो सकती है? यहाँ पर एंटिटी हमारे पास हो सकती है एटम हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अपन कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। जैसे यदि हमारे पास 1 मोल कॉपर एटम है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 कॉपर एटम्स प्रेजेंट है। यदि अपन बोलते हैं कि हमारे पास 1 मोल H2 मोलिक्यूल्स है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यदि अपन यहाँ पर बोल दें कि 1 मोल H प्लस आयन, तो 1 मोल H प्लस आयन का क्या मतलब होगा कि हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 H प्लस आयन्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। यानी सभी जगह आप गौर से देखें तो 1 मोल जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है वहाँ पर सिंपली ये नंबर इंट्रोड्यूस हो रहा है कि हमारे पास यदि आप 1 मोल ले लेते हैं तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि 1 मोल जो है एक काउंटिंग यूनिट है। किस तरह से काउंटिंग यूनिट हो रही है? जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि मेरे को 12 बनानास दीजिए, तो एक बार की वो आपका समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। या आप कह सकते हैं कि 12 बनाना नहीं बोल के आप क्या बोल सकते हैं कि 1 डजन बनाना दीजिए। तो यहाँ पर जो डजन है वो हमारे पास 12 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा? एक काउंटिंग यूनिट हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप क्रिकेट मैच देख रहे हो और बोल लें कि सचिन ने 100 रन बनाए, ठीक, तो आप बोल सकते हैं कि 100 रन बनाए, बट इसकी जगह एक टर्म अपन यूज़ कर सकते हैं क्या? सेंचुरी। कि
सचिन ने आज क्या बनाई, सेंचुरी बनाई। तो एक सेंचुरी क्या हो गई, 100 के मल्टीपल्स के लिए काउंटिंग यूनिट हो गई। इसी में अपन देखें कि यदि अपन ने क्या बोल दिया कि हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बोलने में, तो इसकी जगह अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं 1 मोल एंटिटी है। तो इस तरह 1 मोल जो हो जाएगा एक काउंटिंग यूनिट हो जाएगा। ठीक है। अब अपने को यदि बहुत सारे एंटिटीज़ दी गई हो और उनसे अपने को कैलकुलेट, जैसे कि यहाँ पर 6.022 10⁻23 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली 1 का मोल आ गया। बट इसके मल्टीपल में कुछ हो तो अपन नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकाल सकते हैं। तो लेट से, जैसे कि अपन ने एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास 12.044 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स है। तो आप इनको मोल्स के टर्म में यदि बात करना चाहे तो कैसे होगा कि हमारे पास 1 मोल में कितने एंटिटीज़ है, Na यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ होगी। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम यदि ले लेंगे अपन, तो हमारे पास इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के। तो अपन यूनिटरी मेथड रिवर्स में ले लेंगे कि 1 ऑक्सीजन एटम यदि अपन लेते हैं तो हमारे पास कितने मोल्स होंगे, 1/Na मोल्स। यदि यहीं पे अपने पास 12.044 अपन ने ले लिया, 12.044 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 1/Na को मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, 12.044 इंटू 10⁻23। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो Na हमारे पास है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको आपने मल्टीप्लाई किया है किससे, 12.044 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 2 मोल। तो यहाँ पर इस यूनिट को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स, कि यहाँ पर 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अपने को एक कंक्लूज़न निकल के आया कि वो कंक्लूज़न क्या था कि यदि अपने पास नंबर ऑफ एंटिटीज या स्पीसीज दिया हुआ है तो अपन नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकाल सकते हैं, कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन से आप लिख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यदि निकालने हो तो नंबर ऑफ एंटिटीज़ जो भी हमारे पास है, एंटिटीज़ में एटम्स, मॉलिक्यूल, साइंस कुछ भी हो सकते हैं, डिवाइडेड बाई हमारे पास अवोगाड्रो नंबर Na। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इजीली निकाल सकते हैं। तो इसी एक्सप्रेशन को यदि अपन सिंबल्स के फॉर्म में लिखे तो नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज़ को कैपिटल N लिख देंगे, और अवोगाड्रो नंबर हमारे पास Na है ही। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो इसके बेसिस पे अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक क्लोज्ड वेजल कंटेन्स 12.044 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, फाइंड मोल्स ऑफ O3। तो अपन ने प्रीवियस स्लाइड में ही फॉर्मूला देखा है, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन यदि अपन बोले कि मोल्स ऑफ O3, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 कितने दिए हुए हैं, 12.044 इंटू 10⁻22, और यहाँ पर अवोगाड्रो नंबर लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपके 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पर 10, तो 2/10 यानी 1/5, 1/5 मोल O3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसके बाद हमारे पास है फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब हमारे पास 1 मॉलिक्यूल यदि O3 का लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल O3, तो इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो इसी की बेसिस पे यदि अपन बोलते हैं कि 1/5 मोल O3 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यदि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स निकालें तो 1/5 एक मोल का अवोगाड्रो नंबर होता है, यानी Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये O3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। बट अपने को यहाँ पर मोल्स में ही चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 इंटू 1/5 ऑक्सीजन मोल्स। तो यहाँ पर 3/5 हमारा ऑक्सीजन के मोल्स हो जाएंगे।
ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो हमारे पास 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। अब इन 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अपने को पता करने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 मोल में यदि 1 मोल एटम हमारे पास है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर Na नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 इंटू Na ऑक्सीजन एटम्स, जहाँ पर Na क्या है हमारे पास 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻24 ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द बॉक्स। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तो आ चुके हैं, अब इन ऑक्सीजन एटम में प्रोटॉन्स देखने। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है उसका यदि आप एटॉमिक नंबर देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 ऑक्सीजन 16 होता है। तो एक ऑक्सीजन एटम में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 8 होंगे, और टोटल यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स कितने, 10 Na है। तो इस बेसिस पे हमारा टोटल प्रोटॉन्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 Na ऑक्सीजन एटम्स है, और एक ऑक्सीजन एटम में हमारे पास 8 प्रोटॉन्स है, तो ये 80 Na हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने को बोला गया फाइंड मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऑफ O2 दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अबव एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास ऑक्सीजन बनाना है O2, तो O2 बनाने के लिए हमें कितने ऑक्सीजन एटम्स चाहिए, 2 ऑक्सीजन एटम्स अपने को रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 10 Na है। तो टोटल O2 मॉलिक्यूल्स यदि अपन देखें, टोटल O2 मॉलिक्यूल्स ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन एटम्स को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 Na O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह अपन ने नंबर ऑफ स्पीसीज से मोल्स कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब अपन कुछ नेक्स्ट टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मासेस, जिसमें पहला टर्म हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है उसको अपन लिख देंगे यहाँ पर RAM। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है हैज़ नो यूनिट्स, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। और रिलेटिव एटॉमिक मास को अपन डिफाइन किस तरह से करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो होता है हमारे पास एक्चुअल मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये हमारा, क्योंकि यहाँ पर एटम का जो मास होगा और यहाँ पर जो मास आएगा दोनों ही सेम यूनिट होंगे, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो यूनिट लेस होता है। और रिलेटिव एटॉमिक मास में अपन देखें तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसे अपन कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब यदि यहाँ पर अपन देखें कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की आप बोले डेफिनेशन, तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना होगा, 12 AMU होगा, जिसका 1/12 कर देंगे तो 1/1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर अपन स्टैंडर्ड कार्बन 12 को लेते हैं मॉडर्न कन्वेंशन के हिसाब से। अब हमारे पास जो 1/1 एटॉमिक मास यूनिट हो गया है वो क्या है, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब यदि अपने को एटॉमिक मास और ग्राम में कंपैरिजन करना हो तो हमारे पास यदि देख लें कि कार्बन 12 एटम मास जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। यदि अपन यहाँ पर 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स यहाँ पर कार्बन 12 के प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर 12 ग्राम इसका मास हो जाएगा। तो हमारे पास 1 कार्बन 12 एटम का मास यदि अपन देखना चाहें तो ये कितना होगा, 12/Na।
ये जो नंबर है इसे अपन क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो 12/Na ग्राम हमारे पास कार्बन 12 का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। और कार्बन 12 का मास यदि अपन बोलें तो कितना होगा, 12 टाइम्स होगा किसके, 1 एटॉमिक मास यूनिट के, क्योंकि इसमें हमारे पास कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स और 6 ही न्यूट्रॉन्स है। तो यहाँ पर 12/Na ये ग्राम हो जाएगा। तो हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट को यदि आप देखना चाहें तो 1/12 करने पे हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने में हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है 1/Na ग्राम। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन आपके पास कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होगा वो होगा 1/Na ग्राम के। तो जब भी आप एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1/Na से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको यदि फर्दर सॉल्व करें न्यूमेरिकली तो हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 है। जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। तो अपन 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू यदि देखें तो ये हो जाएगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो आप कन्वर्जन करते वक्त इसका ध्यान रख सकते हैं। अब अपने पास इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं कि यदि अपन मास ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखें कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम हमारे पास क्या है। अब ऑक्सीजन को अपन कैसे लिखते हैं, 8 ऑक्सीजन 16। तो इसका मास जो भी लिखा जाएगा एटॉमिक मास वो एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जाएगा। यदि इसको ग्राम में लिखना है अपने को एक एटम के मास को तो एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1/Na से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा ग्राम में इसका मास हो जाएगा। सिमिलरली यदि अपन मास ऑफ नाइट्रोजन एटम यदि बोलना चाहे तो ये कितना होगा, 14 एटॉमिक मास यूनिट होगा। और ग्राम में देखें तो 14/Na ग्राम हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड मास इन किलोग्राम फॉर 10 नाइट्रोजन एटम्स। तो किलोग्राम में अपने को नाइट्रोजन एटम्स का मास चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले अपन देखते हैं कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम का मास यदि अपन बोलें तो ये 14 एटॉमिक मास यूनिट है। ग्राम में यदि देखें तो 14/Na ग्राम है। तो 10 नाइट्रोजन एटम्स यदि वहाँ पर प्रेजेंट है तो उसका मास कितना हो जाएगा, 14/Na मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 140/Na ग्राम। अब इस ग्राम को अपने को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 140/Na को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 14/100Na किलोग्राम। ये हमारा 10 नाइट्रोजन एटम्स का मास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर टर्म है ग्राम एटॉमिक मास, जिसे अपन क्या लिखेंगे, GAM। ये एटॉमिक वेट भी कहलाता है। इसे अपन ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं या एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास से क्या मतलब है, इट इज़ मास ऑफ 1 मोल एटम्स, मास ऑफ 1 मोल एटम्स इन ग्राम। या आप इसे क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ एनी एटम्स इन ग्राम। कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, एनी एटम्स ही होगा, एनी एंटिटीज़। तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट के यदि एनी एटम्स अपन ले लेते हैं उनका यदि जो मास होगा ग्राम में वो हमारा क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, जिसे अपन एटॉमिक वेट भी कहते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल समझ लीजिए, यदि अपन ने यहाँ पर ले लिया ऑक्सीजन एटम मास, तो ये हमारा क्या है, एटॉमिक मास है। यहाँ पर कितना दिया होगा, 16 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अपन ग्राम में कन्वर्ट करें तो 16/Na ग्राम। यदि अपन बोलते हैं कि हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास वेट ऑफ एनी ऑक्सीजन एटम्स, कि हमारे पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर ऑक्सीजन एटम्स का क्या पता करना है, मास पता करना है। तो एक एटम का मास जो था वो 16/Na ग्राम था। तो Na एटम्स का क्या हो जाएगा, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैलकुलेट करने पे हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई, 16 ग्राम आ जाएगी। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 ग्राम हो जाएगा। तो इस बेसिस ये ऑब्जर्वेशन अपन ने निकाला है।
तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यदि अपन बोलें कि एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो हमारे पास एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा 14 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन एटम का यदि आप मास देखें तो ये 14/Na ग्राम होगा। और एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है मास ऑफ Na एटम्स। तो यहाँ पर 1 एटम का 14/Na है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/Na मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, इसलिए ये वैल्यू हमारे पास 14 ग्राम आ जाएगी, जैसे कि अपन ने ऑक्सीजन का 16 ग्राम निकाला है। अब अपने पास क्या है कि अपन 1 मोल एटम्स का मास अपन ने निकाल दिया, बट यदि अपने को किसी भी एलिमेंट का कुछ भी मास दिया हुआ है तो अपन उसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं क्या, कि जैसे हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, उसका मास कितना आ गया, 16 ग्राम आ गया। तो यदि हमारे पास यहाँ पर 1 ग्राम इसका मास रखते हैं अपन, तो कितने मोल हो जाएंगे, यहाँ पर 1/16 मोल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेट से x ग्राम यदि अपन ने ले लिया ऑक्सीजन का, तो हमारे पास टोटल मोल्स कितने होंगे, इस 1/16 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारे क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। तो इसी बेसिस पे अपन फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मास ऑफ सैंपल या जो भी हमारे पास एटम है उसका मास डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। इससे आप नंबर ऑफ मोल्स इजीली निकाल सकते हैं। इसी को आप सिंबल फॉर्म में लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n, यहाँ पर मास ऑफ सैंपल W, और ग्राम एटॉमिक मास को यहाँ पर कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूँ मैं। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास ए क्लोज्ड वेजल कंटेन्स 64 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स, तो फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हमारे पास सबसे पहले 1 मोल ऑक्सीजन एटम मास यानी ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 16 ग्राम। तो इसी बेसिस पे अपन क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालेंगे। तो हमारे पास कितना मास है सैंपल का, 64 है, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास विच इज 16, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम दिए हुए हैं। फिर हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा गया है, तो हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम यदि है तो वहाँ पर क्या है, Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इस यहाँ पर कितने मोल ऑक्सीजन एटम है, 4 मोल ऑक्सीजन एटम है, दैट मीन्स वहाँ पर 4 Na ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का एग्जाम आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया मोल्स ऑफ प्रोटॉन इन द वेजल, तो हमारे पास जो वेजल है उसमें ऑक्सीजन एटम्स है, ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 8 होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास 4 Na है। तो टोटल प्रोटॉन्स हमारे पास जो हो जाएंगे वो कितने होंगे, 4 Na ऑक्सीजन एटम्स है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8 से, तो हमारे पास 32 Na प्रोटॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर टोटल। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसी एग्जाम्पल की तरह एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ए कंटेनर कंटेन्स 32 मिलीग्राम ऑफ सल्फर 2 माइनस आयन, जिसमें ग्राम एटॉमिक मास सल्फर का कितना दिया, 32 ग्राम दिया हुआ है। तो मोल्स ऑफ S2 माइनस आयन निकालेंगे, तो हमारे पास किस तरह से होगा, मोल्स ऑफ S2 माइनस आयन, तो इसमें मास आ जाएगा 32 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, ग्राम एटॉमिक मास से, जो कि हमारा 32 ग्राम है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 10⁻³ मोल सल्फर 2 माइनस आयन हमारे पास प्रेजेंट होंगे। इसके बाद बोला गया है सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सल्फर 2 माइनस आयन, तो हमारे पास मोल्स आ चुके हैं 10⁻³ मोल। तो यहाँ पर टोटल S2 माइनस आयंस कितने होंगे, टोटल S2 माइनस आयंस जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 10⁻³ Na, Na से
एवोगाड्रो नंबर से इसको सिंपली मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास टोटल S2 माइनस आयन्स हो जाएंगे। फिर अपने को बोला गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंटेनर, तो हमारे पास S2 माइनस एक आयन यदि है तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स S2 माइनस आयन के इलेक्ट्रॉन यदि अपन देखें तो कितने होंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एडिशन हो रहे हैं 2 माइनस के फॉर्म में, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है इन 1 S2 माइनस आयन। बट अबव क्वेश्चन में टोटल S2 माइनस आयन 10 टू द पावर माइनस 3 N है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यदि अपन बोले तो कितने हो जाएंगे। 1 आयन में इलेक्ट्रॉन थे 18 और टोटल आयन से यहाँ पर कितने 10 टू द पावर माइनस 3 N। तो इस तरह से हमारे पास 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 N टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अपन के पास इस टर्म है मोलिकुलर मास की। तो पहला टर्म जो मोलिकुलर मास का है वो है रिलेटिव मोलिकुलर मास, जिसे अपन RMM भी लिखेंगे। जो रिलेटिव मोलिकुलर मास है वो भी हमारे पास क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो इसके यदि आप डेफिनेशन लिखेंगे, रिलेटिव मोलिकुलर मास जो होगा वो हो जाएगा मास ऑफ वन मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय वन एटॉमिक मास यूनिट, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मास ऑफ वन मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1/12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ कार्बन 12 एटम। दोनों ही चीज़ सेम है, तो दोनों का मास एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, तो यहाँ पर ओवरऑल ये एंटिटी जो है वो यूनिटलेस हो जाएगी। तो एग्जांपल्स अपन लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मोलिक्यूल है, उसका अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर रिलेटिव मोलिकुलर मास लिखेंगे और यहाँ पर अपन एक्चुअल मास लिखेंगे, एक्चुअल मास ऑफ मोलिक्यूल। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले अपन ले लेते हैं, लेट्स से हमने H2O ले लिया। अब H2O का यदि मास अपन निकालें तो हाइड्रोजन का 2 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो ये टोटल अपन देखें तो ये 18 एटॉमिक मास यूनिट हमारा एक्चुअल मास हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का। बट रिलेटिव मोलिकुलर मास देखें तो 18 एटॉमिक मास यूनिट डिवाइडेड बाई 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 18, ये यूनिटलेस होगा। सिमिलरली यदि अपन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले लें तो इसका एक्चुअल मास कितना होता है 44 एटॉमिक मास यूनिट, और रिलेटिव मोलिकुलर मास जो हो जाएगा वो केवल 44 होगा। ठीक है, इसी तरह अपन नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास। सेकंड टर्म हमारे पास, जैसे कि अपने पास क्या था, ग्राम एटॉमिक मास था, वैसे ही ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, तो हमारे पास ग्राम मोलिकुलर मास जो होता है उसको अपन मोलिकुलर वेट भी कह सकते हैं, मोलिकुलर वेट। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल या आप कह सकते हैं कि Na मोलिक्यूल्स की मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल हमारे पास होनी चाहिए, उसका जो मास हो जाएगा ओवरऑल वह ग्राम मोलिकुलर मास कहलाएगा। इसका एग्जांपल यदि अपन लेना चाहें कि हमारे पास यदि कोई मोलिक्यूल है तो उसका ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा इन ग्राम, यहाँ पर आप ग्राम में लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास लेट से कार्बन डाइऑक्साइड अपन ने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मोलिकुलर मास अपने को निकालना है। तो इसका ये जो मोलिकुलर मास था अभी, रिलेटिव मोलिकुलर मास या सिंपल मोलिकुलर मास भी अपन बोले तो यहाँ पर 44 था, यहाँ पर सिंपल मोलिकुलर मास अपन बोले तो 44 एटॉमिक मास यूनिट है। ये 1 मोलिक्यूल का मास है, मास ऑफ 1 CO2 मोलिक्यूल। ठीक है, जिसको आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहिए तो 44/Na ग्राम हो जाएगा। अब इसी मास को अपने को क्या करना है, अपने को करना है 1 मोल का, यानी मास ऑफ 1 मोल CO2, या हमारे पास क्या हो जाएगा NaCO2 मोलिक्यूल्स। 1 मोल का मतलब NaCO2 हो जाएगा।
तो इसमें आप क्या करेंगे 44 अपॉन Na जो ग्राम में है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे Na मॉलिक्यूल से, कि 1 मॉलिक्यूल का 44/Na था, तो Na मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा 44 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यदि अपन दूसरे एग्जाम्पल्स ले तो हमारे पास CH4 यदि अपन ले, CH4 का जो मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। और सिंपल मॉलिक्यूलर मास अपन बोले तो यहाँ पर 16 एटॉमिक मास यूनिट होगा। ठीक है। तो यहाँ से भी अपन एक एक्सप्रेशन निकाल सकते थे जैसे अपन ने एटॉमिक मास में निकाला था। तो यहाँ पर भी अपन नंबर ऑफ मोल्स यदि निकालना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या हो जाएगा वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, कि कोई सा भी जो वेट है यदि वो हमने को दिया हुआ है तो उसको अपन यदि ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वहाँ पर उस मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। इसके बेसिस पे अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्लोज्ड वेसल कंटेन्स 8.8 ग्राम CO2, तो फाइंड मोल्स ऑफ CO2। तो हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले मोल्स ऑफ CO2 के लिए आप क्या करेंगे, जो मास दिया गया है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ CO2, जो कि हमारा कितना है 8.8 ग्राम डिवाइडेड बाई 44 ग्राम। तो यहाँ पर ये कितने आ जाएंगे, ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 0.2 मोल। 0.2 मोल का मतलब क्या है कि वहाँ पर 0.2 इंटू Na मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट है। और हमारे पास ये टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए CO2 के। अब यदि अपन 1 CO2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 1 CO2 मॉलिक्यूल, तो 1 CO2 मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर 0.2 Na CO2 मॉलिक्यूल्स यदि अपन ले लेते हैं तो वहाँ पर कितना होगा 0.2 Na को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से, तो ये हो जाएंगे 0.4 Na ऑक्सीजन एटम्स। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर हो चुका है, फाइंड टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो 0.2 Na यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है। नाउ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नोट करके लिख लीजिए इसको, कि हमारे पास यदि कहीं पे भी टर्म आपके पास आ जाए ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन, इन सब का मीनिंग क्या होगा, इन सब का एक ही मीनिंग होगा, वो 1 मोल। दैट मीन्स यदि आपको बोल दिया जाए कि 1 ग्राम आयन एल्यूमिनियम 3+ हमारे पास प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ आयन हमारे पास प्रेजेंट होगी। इसी तरह यदि आपको बोल दिया जाए कि 1 ग्राम एटम हमारे पास हीलियम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 मोल हीलियम एटम हमारे पास प्रेजेंट है। यदि आपको बोल दिया जाए कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल O2 हमारे पास प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट होगी। तो इन टर्म्स के बेसिस पे एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, ए बीकर कंटेन 180 ml ऑफ लिक्विड वाटर, जहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर दी गई है 1 ग्राम पर ml। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 अपने को पता करने, यानी हमारे पास H2O के नंबर ऑफ मोल्स अपने को पता करना है। तो सबसे पहले अपन देख लें कि हमें जो वॉल्यूम दिया गया है वो 180 ml दिया हुआ है। अब अपने पास जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यदि अपन बोलें कि मास ऑफ H2O निकालना चाहे तो मास ऑफ H2O हमारे पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी विच इज़ 1 ग्राम पर ml, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इससे वॉल्यूम से। 180 ml हमारे पास वॉल्यूम है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180 ग्राम मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O यदि अपन निकालना चाहे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो हमारे पास मास 180 ग्राम है। और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ H2O जो होगा वो किस तरह से निकालेंगे आप, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पर 18 ग्राम हो जाएगा। तो 18 से आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 10 मोल्स हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि 10 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ H2O हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गए।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन बीकर। अब हमारे पास 1 H2O मॉलिक्यूल यदि अपन लेते हैं तो उसमें 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा। अब हमारे पास 10 मोल H2O मॉलिक्यूल्स है, यानी हमारे पास प्रेजेंट कितने 10 NaH2O मॉलिक्यूल्स है। तो 10 NaH2O मॉलिक्यूल्स में हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स भी कितने होंगे 10 Na ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास होंगे। तो 10 Na ऑक्सीजन एटम्स ही क्या है, यहाँ पर अपने को ग्राम एटम्स पता करना था, यानी मोल पता करना था। अब अपन ने क्या निकाल लिए, यहाँ पर 10 मोल H2O तो था ही, तो अपन इसी के बेसिस पे बोल सकते हैं कि 10 मोल H2O में कितने मोल ऑक्सीजन होंगे। यहाँ पर होंगे हमारे पास 10 मोल ऑक्सीजन, यानी 10 ग्राम एटम्स ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन बीकर इन टर्म्स ऑफ Na। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन में देखें 8 ऑक्सीजन 16, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 8 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपन निकाले तो मास नंबर से माइनस कर दिया तो 8 आ गए। हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है 8 प्रेजेंट है। तो टोटल न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने होंगे, टोटल न्यूट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर 10 Na ऑक्सीजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन एटम में कितने न्यूट्रॉन्स है 8। तो हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 80 Na न्यूट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ Na हमारे पास आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने पास नंबर ऑफ मोल्स अपन कैलकुलेट करेंगे यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास जो होती है वो होती है PV = nRT, जहाँ पर हमारे पास PV, N, R और T क्या क्या है ये अपन देख लेते हैं। P हमारे पास क्या है, ये है प्रेशर ऑफ गैस। V हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस या कंटेनर, गैस या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। N हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ गैस। R हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट। T हमारा क्या है, टेम्परेचर। अब यहाँ पर टेम्परेचर में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको इस टेम्परेचर को किस में लेना है, केल्विन स्केल में लेना है। ठीक है। अब इन्हीं जो टर्म्स है अपने पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गैस कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स अपन ने कैलकुलेट करना सीख लिए या अपने को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो बाकी टर्म्स को अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म कि जिनकी यूनिट्स को मेनली अपने को ध्यान रखना है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म अपन लेते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की यूनिट्स हमारे पास, तो हमने पास केल्विन स्केल में टेम्परेचर होगा, तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो हमारी केल्विन ही होती है। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर इंटर कन्वर्जन करने के लिए दो फॉर्मूला ध्यान रखने, टेम्परेचर इन केल्विन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर प्लस 273.15, कि आपको डिग्री सेंटीग्रेड में भी टेम्परेचर दिया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा विच इज़ 273.15 केल्विन। इसी तरह आप डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर इंटू 9/5 + 32, ये हमारा टेम्परेचर हो जाएगा किस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये दो कन्वर्जन फार्मूला आपको ध्यान होने चाहिए टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए, कि आप यदि डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वॉल्यूम, जिसकी यूनिट्स अपन देख लेते हैं। तो वॉल्यूम की जो SI यूनिट होता है वो हमारा होता है मीटर क्यूब। ठीक है। बट मोस्टली अपने पास जो कैलकुलेशंस होती है वो लीटर के टर्म में होती है। तो हमारे पास 1 लीटर जो होता है वो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, या आप लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 1000 लीटर होंगे।
ठीक है। इसी तरह से 1 लीटर जो होता है उसमें 1000 मिलीलीटर होंगे, ठीक है। और 1 मिलीलीटर को ही आप क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यानी 1 लीटर 1000 मिलीलीटर जो है उसे आप लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म है कि 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। ये सारे कन्वर्जन अपन यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, तो आपको ध्यान रखने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन करने के लिए प्रेशर। यूनिट्स इसकी जो हो जाएगी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे आप पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स यूनिट्स होंगी वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट यूनिट है एटीएम, एब्रीविएटेड किसको किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप लिखेंगे एटीएम से। तो हमारे पास 1 एटीएम यदि दिया हुआ है तो वो बराबर किसके होगा, ये होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह आप यदि 1 बार लिखें, ये भी प्रेशर की टर्म है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁵ पास्कल। तो हमारे पास 1 एटीएम को बार के टर्म में अपन लिखना चाहें तो 1.01325 बार हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपने पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन मरकरी स्केल के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 एटीएम जो होता है वो होता है हमारे पास 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या आप इसे लिख सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसके अलावा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टोर में यदि अपन को कन्वर्ट करना हो तो 760 टोर के ये बराबर होता है। इन सब यूनिट्स का यूज़ अपन किस तरह से करेंगे, जैसे कि आपको दिए क्वेश्चन में यदि दे दिया गया कि हमारे पास 38 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी क्या है, प्रेशर है, पर अपने को सॉल्यूशन करते वक्त ये प्रेशर अपने को किस में चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चाहिए। तो आप इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट कीजिए। तो हमारे पास 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 76 पे 1 एटीएम है तो 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी पे कितना हो जाएगा, 1/76। तो 38 सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा, 1/76 इंटू 38, यानी हमारे पास हो जाएगा हाफ एटीएम। इसको आप टोर में कन्वर्ट करना चाहे तो 1 एटीएम में 760 टोर है, तो हाफ एटीएम में कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 380 टोर। तो इस तरह से ये यूनिट्स कन्वर्जन में हमारे पास यूज़ हो सकती हैं वैल्यूज़। नेक्स्ट टर्म हमारे पास वैल्यू ऑफ आर। तो वैल्यू ऑफ आर जो होती है वो डिफरेंट होती है अलग अलग यूनिट्स के केस में। तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम को अपने को देखना होता है मेनली इसमें। तो केस फर्स्ट अपन ले लेते हैं। यदि अपन ने प्रेशर लिया यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वॉल्यूम जो लिया वो लीटर में लिया, तो हमारा जो आर गैस कांस्टेंट होगा वो होगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति मोल प्रति केल्विन। इसी तरह से केस 2 यदि अपन देखें, इसमें अपन प्रेशर क्या ले लें, प्रेशर यदि अपन ने बार ले लिया, वॉल्यूम हमने लीटर में लिया, तो गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू जो होगी वो स्लाइटली चेंज होगी, 0.0831 बार लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन। इसी तरह केस थर्ड अपन ले लेते हैं। केस थर्ड में अपन जो प्रेशर ले रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के टर्म्स में ले रहे हैं, और जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब के टर्म्स में। तो जो आर होगा उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, इस तरह से। तो ये 3 गैस कांस्टेंट्स की वैल्यू होंगी। जैसे जैसे प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स हमारे पास क्वेश्चन में दिए होंगे उसी बेसिस पे अपने को आर की वैल्यू भी वहाँ पर पुट कर देनी है। अब अपन ने इन सब यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया है, अपन कुछ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, ए क्लोज्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 8.21 लीटर कंटेन्स हीलियम गैस
at 27 degree centigrade if the pressure of gas is 152 centimeter of mercury then find moles of helium gas। तो प्रेशर अपन देख लेते हैं। प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 152 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 76 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो इससे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टर्म में आ जाएगा। टेम्परेचर देखें तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे, यानी 300 केल्विन हमारा टेम्परेचर हो गया। वॉल्यूम हमारे पास 8.21 लीटर हो जाएगा। अब अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे, PV = nRT। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यानी PV/RT। प्रेशर कितना दिया हुआ है 2, वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है 8.21। R जो होगा वो हमारे पास कैसा होगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और लीटर में दिया हुआ है, यानी 0.0821। टेम्परेचर 300 हमारे पास दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3 मोल हीलियम गैस हमारे पास प्रेजेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लोज्ड कंटेनर हमें दिया गया है जिसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है 44.8 लीटर है, कंटेन CD4 गैस, जिसमें प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो अपने को ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CD4 निकालने। ग्राम मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है कि मोल्स ऑफ CD4 अपने को निकालने। तो प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 1 atm, टेम्परेचर अपन ने देख लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 से ऐड कर देंगे तो ये 273 केल्विन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो वॉल्यूम दिया गया है वो 44.8 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो PV = nRT अपन ने लगाया, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CD4 जो कि ग्राम मॉलिक्यूल्स है वो निकालना है। तो हमारे पास हो जाएगा PV/RT। प्रेशर हमारे पास 1 atm है, वॉल्यूम 44.8 लीटर है, R की वैल्यू अपन रखें तो हमारे पास यहाँ पर 0.0821 है, टेम्परेचर 273 है। 44.8 यहाँ पर 0.0821 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4 आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने में हमारे पास आ जाएंगे 2 मोल्स। तो 2 मोल्स हमारे पास क्या है, CD4 हमारे पास प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, वेट इन ग्राम ऑफ CD4 इन द कंटेनर। तो हमारे पास कंटेनर में CD4 का अपने को ग्राम में वेट चाहिए, यानी अपने को मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 मोल CD4, तो हमारे पास 1 मोल CD4 का मास कितना होगा, अपने पास कार्बन का 12 और ड्यूटेरियम का 2 होता है, 2 × 4। ये तो अपने पास 1 मोल CD4 का मास है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पे आएगा 12 + 8 × 2, तो ये हमारे पास कितना आएगा 22 यानी 40 ग्राम हमारे पास इसका वेट आ जाएगा टोटल। इसके बाद में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, ग्राम एटम्स ऑफ ड्यूटेरियम इन कंटेनर, यानी अपने को मोल्स ऑफ ड्यूटेरियम अपने को पता करना है। तो टोटल मोल्स ऑफ CD4 हमारे पास कितने हैं, 2 मोल्स है। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल CD4 में 4 ड्यूटेरियम के एटम है, तो टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 × 4 यानी 8 मोल ड्यूटेरियम एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो थर्ड का आंसर यहाँ पर 8 मोल हो जाएगा। फिर अपने को बोला गया फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपने को पता करना है। तो CD4 का यदि अपन एक मॉलिक्यूल लेते हैं, 1 CD4 मॉलिक्यूल न्यूट्रॉन्स, तो कार्बन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं यहाँ पे 6C12 अपन लेते हैं, तो प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, तो 6 तो कार्बन में हो गए। ड्यूटेरियम में हमारे पास एक न्यूट्रॉन होता है, तो 4 × 1, तो यहाँ पर टोटल 10 न्यूट्रॉन हो गए। और टोटल CD4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कितने 2 मोल CD4 है, जिसको आप लिख सकते हैं 2Na मॉलिक्यूल्स। तो टोटल न्यूट्रॉन्स हमारे कितने होंगे, टोटल न्यूट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर 2Na मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल में 10 न्यूट्रॉन है, तो हमारे 20Na
टोटल न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह अपन आइडियल गैस इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। इसके बाद अपन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर एसटीपी, ये टर्म भी आपके पास बहुत बार यूज़ होता है। तो इसकी कंडीशंस क्या होती है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हमारे पास क्या होता है। तो हमारा जो एसटीपी है अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन जो होगा उसमें टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या आप इसे लिख सकते हैं 273 केल्विन, और हमारा जो प्रेशर होता है वो होता है 1 बार। ये हमारा क्या है, न्यू कन्वेंशन है एसटीपी का। बट कई बुक्स में हमारे पास ओल्ड कन्वेंशन भी यूज़ किया जाता है। तो ओल्ड कन्वेंशन क्या है, हमारे पास टेम्परेचर सिमिलर है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बट जो प्रेशर है वो यहाँ पर 1 बार ना होके 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारे पास क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। कि अपन क्या करेंगे, 1 मोल गैस का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। फाइंड वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ 1 मोल गैस एट न्यू एसटीपी। सेकंड हो जाएगा हमारे पास एट ओल्ड एसटीपी। तो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास देखिए न्यू एसटीपी पैरामीटर पे पीवी इक्वल टू एनआरटी अपन ने लगाया। तो हमारे पास प्रेशर 1 बार होगा, तो इसमें वॉल्यूम अपने को निकालना है। तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा एन आर टी अपॉन पी। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 दिए हुए हैं। आर की वैल्यू अपन देखेंगे तो 0.0831 आएगी। टेम्परेचर यहाँ पर स्टैंडर्ड 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी 273 आ जाएगा। प्रेशर क्या दिया हुआ है, 1 बार दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22.7 लीटर। इसी तरह से ओल्ड एसटीपी की यदि बात करेंगे तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पर जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आर टी अपॉन पी पे। तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है ही, आर की वैल्यू जो होगी वो 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 22.4 लीटर। तो यहाँ पर आप देखिए कि यदि न्यू एसटीपी अपन ले रहे हैं तो 22.7 लीटर, यानी प्रेशर टर्म अपने पास यदि बार में है तो 22.7 लीटर गैस ऑक्यूपाई करेगी वॉल्यूम को। और यदि अपने पास वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है तो अपने पास किसी भी गैस के द्वारा 1 मोल गैस यदि है तो उसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखने में आ रही है वो नोट करके आप रख सकते हैं कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं ये, जो आप कैलकुलेशंस में मोस्टली डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0.0831 इंटू 273 ये जो था इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 22.7। ये फर्स्ट रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट हमारे पास जो है वो 0.0821 इंटू 273, ये हो जाएगा हमारे पास 22.4। ठीक है, ये 2 रिजल्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं जिससे आपकी कैलकुलेशंस जो होंगी वो लिटिल फास्टर हो जाएंगी। और इन दोनों स्टेटमेंट से हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास 1 मोल गैस के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। तो हमारे पास यदि 1 मोल गैस यदि अपन लेते हैं न्यू एसटीपी पे, या आप सिंपल एसटीपी बोलेंगे तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 22.7 लीटर हो जाएगा। तो 1 लीटर यदि वॉल्यूम लेंगे तो हमारे पास कितने मोल्स होंगे 1/22.7। पर यदि अपन ने यहाँ पे V लीटर वॉल्यूम ले लिया किसी भी गैस का तो उससे अपन क्या मोल्स निकाल सकते हैं। तो यदि हमारे पास किसी भी गैस का वॉल्यूम भी दिया हुआ है तो भी अपन उसका क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स उस गैस के निकाल सकते हैं। तो इससे अपन एक्सप्रेशन क्या लिख देंगे, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का वो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.7। ये हमारे पास लीटर में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। इसी तरह अब अपन यदि इन तीनों फॉर्मूलाज को यदि समराइज करें
तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को अपन यदि स्मॉल n लिखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, या दूसरा मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे मोलर मास ले लेते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22.7। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है एज ए होल कि आपको कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो। और एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको क्या इक्वेशन है, पी वी इक्वल टू एन आर टी से, नंबर ऑफ मोल्स एन इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। यहाँ पर टर्म्स का क्या क्या मतलब है वो देख लेते हैं। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एंटिटीज़ या स्पीसीज आप बोल सकते हैं, जहाँ पर स्पीसीज क्या क्या हो सकती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकते हैं। स्मॉल w जो है वो मास है सैंपल का। इसके बाद में जो m है वो हमारा मोलर मास है, वो एटॉमिक मास भी हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मोलिकुलर मास भी हो सकता है। v हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है एट STP इन लीटर। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट या एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए भी आप वाई मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास वाई मैप, जिसका यूज़ अपन नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ स्पीसीज, वॉल्यूम ऑफ गैस या मास ऑफ सैंपल में इंटर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ मोल्स को यदि आप वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको 22.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि वॉल्यूम ऑफ गैस को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड कर देंगे 22.7 से ही। सिमिलरली यदि अपने को मास ऑफ सैंपल दिया हुआ है और उसके नंबर ऑफ मोल्स अपने को चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सैंपल को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मोलर मास से। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। यदि नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो अपन उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, मोलर मास से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सैंपल आ जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ स्पीसीज़ के लिए देखें तो हमारे पास यदि नंबर ऑफ स्पीसीज़ दी गई है तो अपन यदि एवोगाड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और यदि नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और उनको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर ऑफ स्पीसीज़ आ जाएगी। तो आपको कैलकुलेशन ऑफ मोल के लिए वाई मैप ध्यान रखना है और हमारे पास ये इक्वेशन ध्यान रखने की, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू n अपॉन Na, नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस नंबर, मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.7। इन दोनों इक्वेशन से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। और यदि आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करनी हो तो पी वी इक्वल टू NRT में बाकी वैल्यूज़ पुट करके भी आप n की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, पी वी इक्वल टू RT। ठीक है, तो इस तरह आज की क्लास में हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सीख लिया है।